बच्चों में संजय करवार, आप लोगों की क्लास 9 का ज्योग्राफी का टीचर। आज का वीडियो जो है वो एक्टिविटी टास्क के ऊपर है, जो कि 2021 का पहला एक्टिविटी टास्क है। अगला एक्टिविटी टास्क भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो पहले इस टास्क के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग अपना एक्टिविटी टास्क को पूरा कर सके। आपके एक्टिविटी टास्क का पहला प्रश्न है कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से किस प्रकार वायु प्रवाह तथा समुद्री धाराएं प्रभावित होती हैं, उल्लेख कीजिए। तो हम जो है सबसे पहले जानेंगे कि ये कोरियोलिस बल क्या है। तो आप सभी ये जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, तो पृथ्वी के ऊपर जो वायु है वो भी पृथ्वी के साथ साथ ही घूमते हैं। लेकिन पृथ्वी ठोस है, वो जितनी तेजी से घूमती है वायु उसके तुलना में थोड़ी हल्की हो जाती है। आप लोग जो है पृथ्वी क्लास 8 में पृथ्वी पर पाए जाने वाले अस्थाई हवाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। पढ़े ही होंगे आप लोग कि ये जो है उत्तरी व्यापारिक हवाएं, ये जो है दक्षिणी व्यापारिक हवाएं, ये है उत्तरी पछुआ हवा, ये है दक्षिणी पछुआ हवाएं, ये है उत्तरी ध्रुवीय हवाएं और ये है दक्षिणी ध्रुवीय हवाएं। इसको आप लोग पढ़े हैं। अगर पृथ्वी स्थिर होती, पृथ्वी अगर नहीं घूम रही होती, तो ये हवाएं ये तिरछे ना होकर सीधे होता, ऐसे इस प्रकार से ये हवा होता। अगर पृथ्वी दैनिक गति नहीं कर रही होती तो ये हवाएं सीधे चलती है, लेकिन पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ये हवाएं जो है मुड़ जाती है। इसका प्रतिपादन सबसे पहले कोरियोलिस महोदय ने 1835 ईस्वी में किया, जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ये हवाएं मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में पाया। फेरल महोदय ने इसका प्रतिपादन कोरियोलिस महोदय के प्रतिपादन के आधार पर ही किया था। तो जब ये हवाएं मुड़ जा रही हैं, तो ये जब हवाएं मुड़ के आगे बढ़ेंगी तो ये तिरछी हो गई। कोरियोलिस महोदय ने इसका किया, इसलिए इसको कोरियोलिस बल के नाम से भी जानते हैं, कोरियोलिस बल के प्रभाव के भी नाम से जानते हैं। तो जब ये हवाएं मुड़ेंगी, तो हवाएं जब आगे बढ़ेंगी तो वो सागर के ऊपर से जब जाएंगी तो सागर के लहरों को भी जो है उस तरफ मोड़ देगी, यानी कि अपनी दिशा के साथ उसको लेके जाएंगी। यानी कि सागर की लहरें भी जो है सीधी नहीं जाकर के थोड़ी तिरछी मुड़ जाएंगी। उत्तरी गोलार्ध में सब अपनी दाहिनी ओर, अगर इसके तरफ मुंह करके खड़े हो, देखिए ये इधर आ रहा है, यानी इधर मुंह है, ऐसे मुंह करेंगे तो इधर मुड़ी हुई है दाहिने ओर। इसको देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इधर मुंह करके हम अगर ऐसे करते हैं तो ये देखिए दाहिनी ओर, ये और ये सेम है, यानी कि दाहिनी ओर। और इसको देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सब बाईं ओर मुड़ जाती है। ये देखिए, इसको देखिए, अगर ये ऊपर जा रही है तो इधर हम मुंह किए हैं तो ये मुड़ रही है किस तरफ, इस तरफ बाईं ओर। इधर अगर हम मुंह करते हैं तो ये देखिए किस तरफ मुड़ रही है, बाईं ओर। यानी कि कोरियोलिस बल के सिद्धांत के अनुसार ये हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती हैं, जो कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होता है। और इसीलिए हवाओं के साथ साथ समुद्री धाराएं भी अपनी दिशा को परिवर्तित करती हैं और ये थोड़ी तिरछी होकर के बहती हैं। अगला प्रश्न है, जीपीएस किन किन कार्यों में उपयोग होता है? तो जीपीएस है क्या? जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि पूरे विश्व में आपकी स्थिति, पोजीशन किस जगह है वो जानने का काम। इसको बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम,
जीपीएस। बहुत सारे देशों ने जो है कृत्रिम सैटेलाइट उपग्रह बना करके रखे हैं, उपग्रह छोड़ के रखे हैं। मानव द्वारा बनाया गया कृत्रिम उपग्रह जो है वो ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि कौन कहां पे है उसको जानने का प्रयास किया जाता है। अमेरिका के सैनिक 1960 में इसका इस्तेमाल करते थे। वे ये जानने का प्रयास करते थे कि जो कल्प्रिट है वो कहाँ है या हम कहाँ पे हैं। लेकिन 1980 के बाद ये सब लोगों के लिए, सब आदमियों के लिए जो है इसको व्यवस्थित कर दिया गया। हम लोग देखिए मोबाइल में देखते हैं कि ये मान लीजिए कि हम जो है टीटागढ़ में हैं, हमको हावड़ा जाना है तो किस रास्ते से जाना है वो दिखाएगा। आप जीपीएस ऑन कर लिए हैं, मोबाइल में जीपीएस होता है उसको ऑन कर लिए हैं तो आप कैसे कैसे जा रहे हैं वो दिखाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन या कौन कहाँ है, ठीक है, या उसके मार्ग का दर्शक जो है वो है जीपीएस। इसको मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, ट्रक में इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज में इस्तेमाल करते हैं, रेल में, यानी कि यातायात के जितने भी साधन हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो सही ढंग से सही स्थान पर पहुंच सके। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर परिभ्रमण नहीं करती तो क्या घटित होता? देखिए, पृथ्वी अगर परिभ्रमण नहीं करती तो क्या होता? तो पहला तो यहीं पर है कि पृथ्वी अगर परिभ्रमण नहीं करेगी तो हवाएं जो है विचलित नहीं होंगी, सब हवाएं सीधे सीधे बहेंगी। ये हुआ। लेकिन मुख्य पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, एक मिनट, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी अगर दैनिक गति नहीं कर रही है क्या होगा? पृथ्वी अगर दैनिक गति नहीं कर रही है तो क्या होगा कि सूर्य एक ही तरफ सीधा पड़ेगा। तो सूर्य एक ही तरफ सीधा पड़ेगा तो जितना दूर तक सूर्य पड़ेगा उतना दूर तक जो है दिन रहेगा, और जहां सूर्य नहीं का प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां पर रात रहेगा। तो उससे क्या होगा कि एक स्थान पर तापमान बढ़ता चला जाएगा, पृथ्वी के आधे हिस्से पर एक स्थान पर तापमान बढ़ता चला जाएगा और एक स्थान पर जो है तापमान घटता चला जाएगा। अर्थात एक स्थान जो है, आधा भाग जो है वो गर्म हो जाएगा और आधा भाग जो है वो बर्फ से ढक जाएगा। यानी कि पृथ्वी की दैनिक गति अगर नहीं होगी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के चारों ओर नहीं पड़ेगा। जो भाग सामने रहेगा वहां पर दिन और गर्मी अधिक, और जो भाग पीछे रहेगा वहां पर रात, और वो क्षेत्र बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वहां पर आदमी कभी नहीं रह पाएंगे। तो ये स्थिति है कि पृथ्वी अगर दैनिक गति नहीं करती तो क्या होता। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का प्रयोग क्रमशः क्यों बढ़ रहा है? देखिए, पहला बात तो है कि ये परंपरागत और गैर परंपरागत साधन क्या है। परंपरागत संसाधन वो संसाधन है जो बहुत पहले से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जो जमीन के नीचे हमारे धरातल के नीचे जो है वो संचित है और सीमित मात्रा में है। अगर उसका उपयोग हम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा कि वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब नए नए चीजों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से, प्लास्टिक से, और भी बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिससे हम जो है क्या बोलते हैं कि एनर्जी को जनरेट करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त कर हम जो है गैर परंपरागत संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अभी देखिए पेट्रोलियम कहीं कम दाम पे है, जहां उत्पादन हो रहा है कहीं ज्यादा दाम पे है। बहुत लोग जो है इतना पैसा देकर के नहीं खरीद सकते हैं पेट्रोल, तो वो शारीरिक परिश्रम करके साइकिल चला के पैदल या इस तरह से यातायात करते हैं। तो जब ये हमको गैर परंपरागत संसाधन मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि मांग और पूर्ति में अंतर कम हो जाएगा, यानी कि जितना डिमांड है
वो हमको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए पहले क्या था कि तेल जला करके बिजली बनाना, तो बिजली का रेट बहुत ज्यादा था, लोग बहुत कम घर में बिजली जलाते थे। अब क्या है कि पानी से ही बिजली बनाया जा रहा है, तो वो बिजली क्या हुआ, वो क्या हो गया, गैर परंपरागत हो गया। तो अब क्या हुआ, सभी के घर में बिजली है। बहुत कम ऐसा आदमी होगा जिसके घर में शायद ही बिजली न हो। तो मांग जितना है उतनी की पूर्ति कर दी गई। दूसरा है कि अगर हम गैर परंपरागत संसाधनों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो जो परंपरागत संसाधन है यानी कि कोयला है, पेट्रोलियम है, जो हमारे धरातल के नीचे सीमित है, उसका हम संरक्षण कर पाएंगे भविष्य में आने वाले के लिए। अभी मान लीजिए कि हम सब कोयला खत्म कर देंगे, तो 200 साल बाद अगर कोई लड़का आएगा, उसको पूछा जाएगा कि भैया आप कोयला जानते हो, तो हाँ म्यूजियम में देखें कोयला क्या होता है, तो बताइए ये चीज हो जाएगा कि वो सिर्फ म्यूजियम में सजा करके रखा जाएगा कि देखिए ये कोयला होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, परंपरागत संसाधन को हम लोग अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में वो भी उसको देख पाएंगे, उसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत तो कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो काम कर पाएंगे। इसीलिए परंपरागत संसाधनों के संरक्षण के लिए गैर परंपरागत का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। परंपरागत संसाधन जो है, तीसरा पॉइंट है, परंपरागत संसाधन जो है वो पर्यावरण को बहुत प्रदूषित करते हैं। कोयला जलाएंगे तो धुआं, पेट्रोल जला रहे तो धुआं, लेकिन गैर परंपरागत जो संसाधन है उससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। हम लाइट जला रहे हैं, बिजली का जो इस्तेमाल हो रहा है पानी से, तो कहीं पर भी धुआं नहीं निकल रहा है, पर्यावरण कहीं पर भी राख नहीं निकल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है। यानी कि अगर हम गैर परंपरागत संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे पर्यावरण जो है वो दूषित नहीं होगा। समझे? अगला है इसी का पॉइंट कि ऊर्जा लागत कम होगी। ऊर्जा लागत कम मतलब, अब देखिए अगर हम केरोसिन ऑयल अगर हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं ढेवरी जलाने के लिए, तो 60 रुपए का 1 लीटर तेल 1 दिन में खत्म हो जाएगा ढेवरी में, या 2 दिन या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक एलईडी बल्ब जलाते हैं तो वो 60 रुपया का मीटर जो है महीना भर चलेगा, यानी कि लागत कम हो गया। ठीक है, उसके बाद उसको लाने के लिए पेट्रोल को या केरोसिन को या कोयला को लाने के लिए बैग चाहिए, फिर जाना है आना है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो गैर परंपरागत, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। देखिए तार है, तार गया है, तार के माध्यम से दूर दूर तक हम जो है इस ऊर्जा को आसानी से पहुंचा देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप जो ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ गए हैं। आप लोग अपना एक्टिविटी टास्क पूरा कीजिए, बहुत जल्द आपको दूसरा एक्टिविटी टास्क मिलेगा और बहुत जल्द जो है आपका ऑनलाइन क्लास भी प्रारंभ होगा। ऑनलाइन क्लास जैसे ही प्रारंभ होगा मैं आपको गूगल मीट का लिंक भेजूंगा ग्रुप में, आप लोग उस लिंक के माध्यम से क्लास ज्वाइन करेंगे। आधा घंटा या 1 घंटे का क्लास चलेगा। अगर आधा घंटा का चल रहा है तो पर डे चलेगा, और 1 घंटा का चला रहे हैं तो एक दिन छोड़ छोड़ के चलाएंगे। ठीक है, चलिए।